वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमन। इसका मतलब ये है कि औरत होने का जो मफहूम है वो फितरी या नेचुरल नहीं। औरतों की सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद जिंदगी उनकी असल ख्वाहिशात और सलाहियत को दबा देती है। तो औरतों को ये एहसास हुआ कि शौहर और बच्चों के लिए जीना उनका मकसद नहीं है। शादी और माँ बनने को औरतों के एगेंस्ट एक सिस्टम बताया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फेमिनिज्म को वन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता। इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं। हर दौर में नया नया थॉट्स सोच उभर के सामने आए, जिसके अंदर लॉ, पॉलिटिकल बैलेंस और माली आज़ादी, यही सब चीज़ों का डिमांड किया जाता है। लेकिन अब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए हिदायत दे चुके हैं, औरतों के बारे में बता चुके हैं। फिर मामला हद से तब आगे बढ़ गया जब फेमिनिज्म का सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव देखने को मिला और बहुत से अननेचुरल गैर फितरी चीजों का डिमांड होने लगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम फेमिनिज्म के मराहल से गुजरे, थोड़ा हिस्ट्री पर गौर कर लेते कि बिलाखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अय्याम जाहिलियत एक कॉन्सेप्ट है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बदतरीन दौर कहा जाता है। ये जो टाइम पीरियड है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान में उठा लेने के बाद से और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी प्रॉफिट्स या अंबिया नहीं भेजे थे, जिसके नतीजा ये हुआ कि इंसान प्रॉपरली अपनी जिंदगी गुजरने का तरीका ही भूल चुके थे। फिर जब दोबारा इस्लाम आया, लोगों को सही डायरेक्शन मिली, हर एक को अपना हक मिलने लगा, बशर्त ये है कि वो मुसलमान हो, क्योंकि नॉन मुस्लिम इस्लामिक एजुकेशन से एग्री नहीं करते। इसलिए वो लोग वही सोच और वही थॉट्स लेकर जिंदगी गुजारते गए। यहाँ तक कि 18 और 19 सेंचुरी में आते आते लोगों को थोड़ा अकल आया कि कहीं ना कहीं औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसा कि सिर्फ मर्दों के लिए इल्मी और प्रोफेशनल फील्ड होना, औरतों से मशवरा या उनके ओपिनियन ना लेना, यानी वोट का अहल ना समझना। तो इन सब को देखते हुए सफरेज मूवमेंट चलाया गया, जिसमें एलिजाबेथ कैरी स्टैंटन और सुसन बी एंथनी ने बड़ा काम किया। फिर फेमिनिज्म सेकेंड वेव में दाखिल हो जाता है, जो कि 1980 तक रही, और इसमें औरतों के हुकूक सिर्फ वोट तक रहने नहीं दिया, बल्कि और भी बहुत सारे डिमांड्स किया जाने लगा। और दोस्तों, यही से चीजें बिगड़ती गई और इतना आगे बिगड़ गया कि इसके जरिए अच्छे खासी नस्ल और सोसाइटी बर्बाद हो जाने लगा। इसीलिए जिस्मानी आज़ादी, एवोल्यूशन, वर्क प्लेस इक्वालिटी और सेक्सुअल हैरेसमेंट पर जोर दिया गया। सिमोन दी की मशहूर किताब द सेकंड सेक्स में उन्होंने लिखा है, वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमन। इसका मतलब ये है कि औरत होने का जो मफहूम है वो फितरी या नेचुरल नहीं है, बल्कि समाजी बनावट का नतीजा है। ये समाज औरतों से कुछ खास रवैये और जिम्मेदारी तलब करता है, जो उन पर पाबंदियां और दबाव डालती है। इस तरह एक और बेटी फ्रीडन की किताब द फेमिनिन मिस्टिक में घरेलू औरतों के मसाइल पर बड़ा असर डाला। उन्होंने लिखा है कि हर हाउसवाइफ बीवी इसी मसले से अकेली जूझती है। जब वो बिस्तर लगाती है, राशन खरीदती है, पर्दे डालती है, अपने बच्चों के साथ पीनट सैंडविच खाती है, उन्हें स्कूल छोड़ती है, और जब रात को अपने शौहर के पास लेटी होती है, वो खुद से ही ये सवाल पूछने से भी डरती है कि बस यही है मेरी जिंदगी। इसका मतलब ये है कि औरतों की सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद जिंदगी उनकी असल ख्वाहिशात और सलाहियत को दबा देती है। अब इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में औरतों की सोच और फेमिनिज्म की तहरीक पर एक गहरा असर डाल। अब बहुत से औरतों को ये एहसास होने लगा कि माँ, बेबी और हाउसवाइफ तक महदूद हो चुकी है। उनमें जॉब और करियर की तरफ रुझान बढ़ गया। इसी वजह से बहुत से मुल्कों में बर्थ रेट्स कम होने लगा। शादी और तलाक की सोच में तब्दीली आई। पहले तलाक को एक बुरी और आखिरी सूरत माना जाता था, लेकिन इस किताब के बाद औरतों ने अपने हुकूक और तलाक पर जोर देना शुरू किया। चुनांचे अमेरिका और यूरोप में डिवोर्स रेट्स बढ़ने लगा, क्योंकि औरतों को ये एहसास हुआ कि शौहर और बच्चों के लिए जीना उनका मकसद नहीं है। दोस्तों, ये रही सेकेंड वेव, जिसमें औरतों ने अपने हुकूक का मुतालबा किया, लेकिन अभी भी लग रहा था कि औरत कहीं ना कहीं छुपे हुए, दबे हुए। इसलिए थोड़ा और आजाद होना चाहा, अपने आप को और खोला, और यही से शुरुआत होता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें जेंडर रूल्स को सीधे से रिजेक्ट कर दिया गया। ये बेसिकली होता क्या है कि जिसमें मर्द कमाने वाला और औरत घर संभालने वाली होती है। फिर देखा गया कि जब तक कपड़े नहीं खोला जाए तब तक मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो इसी वेब में बॉडी ऑटोनॉमी और सेक्सुअल एम्पावरमेंट पर बड़ा जोर दिया है। स्लट वर्क जैसे मूवमेंट आया, जिसमें कहा गया औरत जो मर्जी पहने, जो मर्जी करे, सोसाइटी उसको जज नहीं करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू दोस्त पीपल, महल्ले में अगर कोई लड़की बिकिनी पहन के घूमे तो सोसाइटी को कुछ कहने का हक नहीं। दोस्तों, इसी वेब में कुछ फेमिनिस्ट ने शादी और माँ बनने को औरतों के एगेंस्ट एक सिस्टम बताया है। मतलब उनके हिसाब से कोई भी औरत शादी ना करे, माँ ना बने। इसी बात पर बहुत से औरतें करियर और इंडिपेंडेंस के नाम पर मैरिज और फैमिली को अवॉइड करने लगा। इसी वजह से लोग बर्थ रेट्स,
सिंगल मदरहुड और सोशल इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम सामने आए। जापान में देखिए बर्थ रेट्स इतना कम हो गया, उनकी पॉपुलेशन 2021 के बाद हर साल गिर रही है, जिसका एक सबसे बड़ा सबब फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस वुमेन लाइफस्टाइल है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्क एक पॉपुलेशन का सामना कर रहा है। इटली का बर्थ रेट 1.3 है, जबकि इस्लाम में 2.1 बर्थ रेट जरूरी समझा जाता है ताकि पॉपुलेशन स्टेबल रहे। इसी तरह अमेरिका में भी 1950 से पहले हर औरत के एवरेज 3.1 बच्चे होते थे और आज ये रेशियो 1.5 तक गिर चुकी है। फिर सबसे वाहियात और गंदे कॉन्सेप्ट LGBTQ 1990 में फेमिनिज्म का हिस्सा बना, लेकिन फिफ्थ वेव फेमिनिज्म के अंदर 2010 में और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, स्पेशली सोशल मीडिया और लीगल मूवमेंट्स की वजह से, और लीगल राइट्स को हथियार बनाकर सेम सेक्स मैरिज, ट्रांसजेंडर राइट्स को सपोर्ट करने लगा। और दोस्तों ये LGBT जैसा कॉन्सेप्ट ये नया नहीं है, इससे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम इस काम में इन्वॉल्व हुए, जो कि पहले कोई सोचा भी नहीं था। दोस्तों LGBTQ के एक अलग से हिस्ट्री है, अलग से कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ओके लग देना। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि और लोग जान पाए वेस्टर्न थॉट्स को, और लाइक कर देना।